नमस्ते बच्चों, क्लास 11 काव्यखंड आपका हम जो पाठ कविता कर रहे थे पथिक, उसके प्रश्नोत्तर हो गए थे। अब कविता के आसपास के प्रश्न हैं, उनके उत्तर आज हम करेंगे। प्रश्न नंबर पहला है, समुद्र को देखकर आपके मन में क्या भाव उठते हैं? लगभग 200 शब्दों में लिखिए। उत्तर, समुद्र को देखकर मन में कई प्रकार के विचार आते हैं। दूर दूर तक फैला समुद्र बाहें पसारे देखने वालों को आमंत्रित सा करता प्रतीत होता है। जब कभी भी समुद्र को देखने का अवसर मिलता है तो उसका शांत रूप मन में एक असीम आनंद की अनुभूति देता लगता है। पल प्रतिपल उसकी लहरों का उठना गिरना देखने वाले के अंदर उमंग भर देता है। अपने अंदर अथाह नीला जल धारण किए और इस पृथ्वी पर एक विशाल भूभाग को घेरे समुद्र ऊपर से जितना शांत और सौम्य व्यवहार वाला दिखता है, उतना ही उसके अंदर की दुनिया रोमांचित करती है। कई बार मन करता है कि इस अथाह सागर की अनंत गहराइयों में उतरकर इसके अंतर के जली जीवन को समीप से देखा जाए। कहा जाता है कि इसके अंदर की दुनिया इसकी बाहर की सतही दुनिया से कहीं अधिक रंगीन एवं सजीव है। इसके अंदर मौजूद जीव जंतु, मछलियों और कीटों के साथ साथ जलीय वनस्पतियों की लाखों करोड़ों प्रजातियां असंख्य रहस्य स्वयं में समेटे हैं। कभी कभी ज्वार आने पर जब अचानक समुद्र अपना शांत स्वरूप बदलता है तो उसकी गर्जना अत्यंत भयावह और डर पैदा करने वाली लगती है। सुनामी के समय जब इसकी लहरें सैकड़ों फुट की ऊंचाइयों को छूती विकराल रूप धारण करके तटबंधों की ओर दौड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि वे समूचे समीपस्थ भूभाग को अपने अंदर समेट लेना चाहती है। कुल मिलाकर यदि यह कहा जाए कि समुद्र अपने आप में असंख्य अनसुलझे रहस्य समेटे हुए है तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वास्तव में आज समुद्र अपने अस्तित्व को बनाए रखने की चुनौती से भी जूझ रहे हैं। मानव ने अपने वैज्ञानिक उपादानों की इस भौतिक दुनिया में कई ऐसे कर्म किए हैं जो उन्मुख समुद्रों के भविष्य के लिए बड़ा खतरा बन गए हैं। हमारे लिए अच्छा होगा कि हम अपने साथ साथ सागरों के स्वास्थ्य और उनके अविरल अथाह जल निधि का भी ध्यान रखें। प्रश्न नंबर 2, प्रेम सत्य है, सुंदर है। प्रेम के विभिन्न रूपों को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर चर्चा करें। उत्तर, प्रेम सत्य है, सुंदर है, चाहे वह किसी भी रूप में किया गया हो। प्रेम वास्तविक और सच्चा होना चाहिए। इसमें विभिन्न रूप हैं। माँ का प्रेम ममता एवं वात्सल्य से भरा होता है जो निस्वार्थ भाव से परिपूर्ण होता है। देश प्रेम में गर्व, शौर्य और त्याग की भावना होती है। प्रेमिका से किया गया प्रेम दो सहृदयों के मध्य चाहत का एक ऐसा सेतु होता है कि जिसे प्यार और विश्वास से और मजबूत बनाया जा सकता है। प्रकृति प्रेम देखने वाले के मन को असीम आनंद से भर देता है, जबकि ईश्वर प्रेम अपने आराध्य के प्रति अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का भाव जगाता है। वास्तव में इस स्वार्थपरक मायावी दुनिया में चारों ओर छल प्रपंच और दिखावा बिखरा पड़ा है। सिर्फ प्रेम ही शाश्वत सत्य है जो न सिर्फ शिवम है अपितु सुंदरम भी है। प्रश्न नंबर 3, वर्तमान समय में इस प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, इस पर चर्चा करें और लिखें कि प्रकृति से जुड़े रहने के लिए क्या कर सकते हैं। उत्तर, यह 100% सत्य है कि वैज्ञानिक उपादानों की इस कृत्रिम दुनिया में हम शाश्वत प्रकृति से लगातार दूर होते जा रहे हैं। विकास की अंधी दौड़ के नाम पर हम प्रकृति के संसाधनों का दोहन शोषण करते हुए स्वयं के विनाश का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। आज की इस दौड़ भाग भरी जिंदगी में बढ़ता शहरीकरण और लोगों की बढ़ती व्यस्तता उन्हें प्रकृति के स्वाभाविक सौंदर्य से विमुख कर रही है। बढ़ती आबादी के दबाव में पेड़ पौधों एवं जंगलों की अंधाधुंध कटाई से प्रकृति में हरियाली कम होती जा रही है। महानगरों में रहने वाले लोग वास्तव में कंक्रीट के जंगल में रह रहे हैं और प्रकृति की हरी भरी गोद से दूर सिर्फ अपने आप में ही सिमट कर रह गए हैं। इनके पास प्राकृतिक सौंदर्य के समीप्य एवं उसके आनंद को उठाने का समय ही नहीं है।
इस वर्तमान दौर में मानव के लिए अच्छा होगा कि वह प्रकृति के समीप लौटे। महान दार्शनिक रूसो ने कहा है कि बैंक ऑफ नेचर अर्थात प्रकृति की ओर लौटो, अन्यथा की स्थिति में मानव को प्रकृति के को भाजन का शिकार बनना पड़ेगा, जो उसके तथा उसकी संतति के लिए अत्यंत विनाशकारी सिद्ध होगा। प्रकृति से जुड़े रहने के लिए हमें सर्वप्रथम प्रकृति से प्रेम करना सीखना पड़ेगा। इसके लिए वृक्षारोपण बहुत आवश्यक है। घनी आबादी वाले स्थानों पर खुली जगह बनाएं तथा वहाँ चारों ओर यथासंभव हरियाली रोपें। आसपास पार्क एवं बगीचों का निर्माण करें। हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और उनका आवश्यकता अनुसार मित व्ययता के साथ उपयोग करना सीखना होगा। प्रकृति प्रेम जागृत करते हुए मानव को कभी कभार अपने बच्चों के साथ समीप के जल, जंगल, नदी, पर्वत, झरनों, पठार इत्यादि की सैर करने जाना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी भी इसका महत्व समझ सके। हमें अपने विकास और प्रकृति के अनुपम सौंदर्य के प्रति सदैव संतुलन बनाकर रखना होगा। अतिरिक्त परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर पहला, कवि ने पक्षियों और फूलों के माध्यम से क्या कहना चाहा है? उत्तर, कवि के अनुसार प्रकृति में प्रभात होने पर होने वाले परिवर्तनों से अभिभूत पक्षी अपने आनंद को छिपा नहीं पाते और कलरव करने लगते हैं। फूल भी गहरी श्वास लेकर सुख और आनंद की अनुभूति कराने के लिए अपनी सुगंध बिखेरते हुए महकने लगते हैं। प्रश्न नंबर 2, कवि संसार और अपनी पत्नी से क्या अपेक्षा करता है? उत्तर, प्रकृति के अनुपम सौंदर्य से अभिभूत एवं सम्मोहित कवि संपूर्ण संसार और अपनी सहचरी से यह अपेक्षा करता है, लहरों, किनारों, तिनकों, पेड़ों, किरणों, पहाड़ों, पठारों, बादलों और आसमान पर लिखी हुई प्रकृति के प्रति मधुर प्रेम की इस विश्व मोहिनी कहानी को वे भी पढ़ें और आनंद का अनुभव करें। प्रश्न नंबर 3, कवि को लक्ष्मी के स्वर्णिम मंदिर का चमकता हुआ कंगूरा कहाँ दिखाई देता है? उत्तर, प्रभात की पहली किरण के साथ जब सूर्य पूर्व दिशा से उदित होना प्रारंभ करता है तो उसका अर्ध प्रतिबिंब समुद्र की सतह पर जल पर उतरता है। इस अलौकिक दृश्य से ऐसा प्रतीत होता है मानो सूर्य आकाश में न उगकर समुद्र के अंदर से बाहर आ रहा हो। इस समय सूर्य की स्वर्णिम लालिमा चारों ओर फैल जाती है। ऐसा लगता है कि समुद्र के वक्ष को चीरकर उसमें से लक्ष्मी के स्वर्णिम मंदिर का चमकता हुआ ऊपरी गुंबद धीरे धीरे बाहर आ रहा हो। समुद्र की अथाह जलराशि की ऊपरी सतह बाल रवि के स्वर्णिम प्रकाश में सोने की सड़क के सदृश लगती है, जिस पर लक्ष्मी की सवारी इस धरती पर अवतरित हो रही है। इसके पश्चात बच्चों आपको कुछ संकेत दिए हैं यानी पद्यांश दिए हैं। उनकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या आपको अपनी कॉपियों में लिखना है।